हेलो बच्चों। आज मैं आपको डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर 1 हमको मिला हुआ है, ठीक है, तो आज हम वो करेंगे। और वो कौन से क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं? 2 मार्क्स वाले। 1 मार्क्स वाले हमने अपनी लास्ट क्लास में कर लिए थे, ठीक है। देखिए, जैसे कि यहाँ आपके पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 टू 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो आज 21 से 26 तक हम करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 9 यूनिट। ए का मान ज्ञात कीजिए यदि ए और बी का मध्य दूरी 9 इकाई है। तो देखो, आपको इस वाले ए की वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस पहले से ही दे रखा है, 9 यूनिट है। तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है ना। तो चलिए अब हम उसी डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से क्या करते हैं, इस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दूरी सूत्र लगाएंगे ना हम। तो हम क्या करते हैं, पहले ए और बी के मान यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ए है मेरे पास -3 और -14, और बी है मेरे पास ए, और एक बार देख लेते हैं, ए और -5 है, ठीक है। और ए भी मुझको दे रखा है यहाँ पर 9 यूनिट। तो अगर मैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला देखूं तो वो मेरे पास होता है यहाँ पर, दूरी सूत्र जो है मेरा वो होता है मेरे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसको हम x1 y1 लेते हैं, इसको हम x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर करते हैं अब हम। तो ए बी इज इक्वल्स टू x2 - x1, मतलब a माइनस, अब देखो यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो दोनों क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएंगे, ठीक है। y2 - y1, तो y2 है मेरे पास -5, और y1 देखो यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, मेरे प्लस बन जाएंगे, ठीक है। ये मुझे 9 दे ही रखा है, अगले स्टेप में मैंने इसको 9 लिख दिया, ठीक है। अब इसको एक बार और लिख देते हैं, तो ये तो आ जाएगा मेरा 9 का स्क्वायर। अब देखो यहां से रूट हटाना पड़ेगा, तो मैंने बताया क्या किया, स्क्वायरिंग कर ली दोनों साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 9 का स्क्वायर, और यहां से जब स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a+3 का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये 9 के स्क्वायर से ये 9 का स्क्वायर तो कट हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों पे सेम डिजिट और सेम साइन हो तो कट जाता है, ठीक है। तो क्या बचा, 0 इज इक्वल्स टू a+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दो तरीके से आप इसे कर सकते हो, एक तो आप a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, a² + b² + 2ab वाला, ठीक है। तो चलिए वही लगा लेते हैं फिर हम, a² + b² + 2ab। या फिर आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे, दूसरा तरीका है कि स्क्वायर उधर जाएगा तो हट जाएगा, तो a की वैल्यू डायरेक्ट -3 आ जाएगी, ठीक है। तो अब आप अगर इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके करोगे, ये बीच वाले नंबर को तोड़ोगे, तो a² + 3a + 3a + 9 इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस करने पे आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए, 6a, और मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए आपका 9a²। मिडल टर्म स्प्लिट ऐसे ही करते हैं ना। तो बस अब इन दोनों के जोड़े बना लिए मैंने। तो यहां से मैंने a को बेनिश्ट किया, कॉमन ले लिया, और यहां से मैंने 3 को कॉमन ले लिया, तो a+3 और a+3। तो a मेरा यहां से कितना आ गया, -3। तो a का ही मान निकालना था, वो मेरा निकल गया यहाँ पर -3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और में इंटरनल चॉइस दे रखी है, तो आपकी मर्जी, आप ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला पार्ट कीजिए, लेकिन कीजिएगा वही जो आपको बहुत ही अच्छे से आता है, ठीक है दोनों ही सेम चैप्टर के, ये भी चैप्टर 7 का है और ये भी चैप्टर 7 का है, ठीक है ना। देखो, find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point this and this, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम ही वही है कि यदि बिंदु xy, बिंदु इससे और इससे एक समान दूरी पर है, ठीक है ना, तो x और y के बीच का जो आपका संबंध है वो आपको बताना है। तो देखो एक्चुअल में ये क्या कह रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक लाइन बना के इसको समझाऊं, तो दो कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं, मैंने माना ये मेरा a कोऑर्डिनेट है और ये मेरा b कोऑर्डिनेट है। अब एक और कोऑर्डिनेट है मेरे पास x और y, वो इस तरीके से है कि वो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब जितना डिस्टेंस मेरा AC का है उतना ही डिस्टेंस मेरा BC का होगा। AC इज इक्वल टू BC है, इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। तो दोनों के डिस्टेंस इक्वल है, तो आपको क्या करना है, x और y के बीच में रिलेशन बताना है,
ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्या आपको करना है? तो देखो इससे आपको ये तो पता चल रहा है कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए वही लगाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम करते हैं। तो एक बार मैं इसको दोबारा यहाँ पर बना लेती हूँ। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास 3 और 6 और -3 और 4। ठीक है ना, और AC इज इक्वल्स टू मेरे पास BC लिखूं या CB एक ही बात है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम देखें तो सेम वही है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं। तो AC इज इक्वल टू BC था, तो AC में डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगी x2 माइनस x1, ठीक है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये मैंने x2 और y2 लिए। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब BC में लगाते हैं चलो। तो x2 माइनस x1, मेरे लिए अभी भी यही x2 और y2 है। ठीक है, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 3 था, सॉरी माइनस था, और यहाँ फॉर्मूले में भी माइनस था, तो मैंने प्लस कर दिया। ठीक है ना, और y2 माइनस y1, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, इस रूट से ये रूट कट हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर आप ये भी कह सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो भी कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये आएगा। ठीक है ना, रूट हट गया। बस अब आपको आइडेंटिटीज लगानी है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर की होती है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी के होल स्क्वायर की आपके पास होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तो चलिए लगाते हैं। तो a स्क्वायर प्लस, इसमें मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रही हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रही हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखो, जो सेम डिजिट है और सेम साइन के साथ है, उन्हें कट कर दो। इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, इस 9 से ये 9 कट हो गया, दोनों प्लस के थे। -6x प्लस 6x, क्या ये कट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनके साइन अलग अलग है, तो ये कट नहीं होगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया, बस अब कुछ कट नहीं हो रहा है, तो जो बच गया उसको आप लिख लो यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक्स वाला मैं इधर ले आती हूँ, प्लस का 36 माइनस का 16, और इस वाई वाले को मैं उधर ले जाती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ आ गया माइनस का 12x, यहाँ पर आ गया प्लस का 20, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 4y। ठीक है, तो 4y, ये माइनस का इसको उधर ले गई तो प्लस का 12x, और ये 20 प्लस का उधर ले गई माइनस का। यहाँ से मैंने क्या किया, 4 को कॉमन ले लिया, तो y प्लस 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई का है, तो उधर जाके तो ये डिवाइड का हो जाएगा और 0 बन जाएगा, तो हमने इसको 0 बना दिया। तो y प्लस 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहो तो इसे x को पहले लिख सकते हो। तो 3x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका वो रिलेशन आ गया जो आपसे पूछ रहा था, x और y के बीच में ये रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपसे यहाँ कह रहा है, कोई चॉइस नहीं है, कंपलसरी क्वेश्चन है, तो आपको करना ही करना है। ठीक है, देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपसे कह रहा है इस फिगर में जो ये DE है, ये इस BC के पैरेलल है। ठीक है, तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो BPT लग रही है इसके अंदर, तो है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इसका मतलब AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC होगा, है ना। पहले पता है मैं क्या करती हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को, कौन कौन सा, एक तो जो ये ट्रायंगल ABC है, ये वाला जो बड़े वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और एक जो ये छोटे वाला ट्रायंगल है आपके पास, कौन सा, ADE। इन दोनों ट्रायंगल को देखती हूँ, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? बिल्कुल, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, है ना। ट्रायंगल लिख देते हैं हम इन पे यहाँ पर। तो एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा। संगत कौन है ये मेरे?
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। एक एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए है, उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन है ये वाला एंगल, है ना। उसके बाद एक एंगल सी जो है वो ई के इक्वल होगा, ये भी मेरे संगत कोण है। तो इसका मतलब मेरा जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डी ई के, है ना। तो जब दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी होगा, है ना। ए डी की जगह x रख दिया और डी बी की जगह 3x प्लस का 4 रख दिया, ए ई जगह x प्लस 3 रख दिया और ई सी की जगह 3x प्लस का 19 रख दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा ये और यहां पर आ जाएगा 3x प्लस 4 और x प्लस 3। आपको तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आ गया आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 19x और यहां पर फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट लिख दिया मैंने, अब प्लस डाल के सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस 9x हो गया, देखो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है। 3x जो है ना वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई का होता है ब्रैकेट में, कई बच्चे इसको एक ही के साथ करके छोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो 4x प्लस का 12 हो गया, ठीक है। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का और ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है, ठीक है ना। तो देखो इस 3x स्क्वायर से ये 3x स्क्वायर तो कट गया क्योंकि सेम सेम थे, तो 19x इज इक्वल्स टू यहाँ पर आया मेरे पास 13x प्लस का 12, तो 19x माइनस 13x इज इक्वल्स टू 12 आ गया, तो यहाँ बचा 6x इज इक्वल्स टू 12। तो अगर अब आप यहाँ से देखो तो x कितना आ गया आपके पास 12/6, तो x आ गया आपके पास 2 और आपको x की ही वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पर 2 आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा बीपीटी से है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द साइड ए बी सी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज आर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट द रेडियस आर ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय दिस। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी जिसमें सी कर्ण है एक वृत्त के परिगत हैं, सिद्ध कीजिए कि इस वृत्त की त्रिज्या आर इतनी होगी। देखो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी साइड्स आपको दे रखी है ए बी सी। अब जिसमें से ये फिक्स है जो सी है ना वो हाइपोटेन्यूज है, मतलब कर्ण है आपकी, ये आपको बता रखी है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पता है क्या है, एक सर्कल है। अब सर्कल है तो रेडियस होगी, तो आपको क्या यहाँ पर सिद्ध करना है, ये प्रूफ करना है कि जो वो रेडियस है वो होगी कितनी आपकी a प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2। तो ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। इसके लिए पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पर अब हम एक फिगर बना लेते हैं। तो आप पेंसिल और स्केल से इसको बिल्कुल ठीक से बनाइएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं एक सर्कल बना देती हूँ, आप इसे कंपास से बनाइएगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर ऐसे ही बनाया है। हाँ तो अब आपसे कह रहा था जो सी है वो हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब ये सी है। बाकियों को आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनको नाम दे देती हूँ, चलिए देखो। तो मैंने यहाँ पर ए नाम दे दिया इसको, ठीक है, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी दे दिया। ये तो मैंने ट्राइंगल को नाम दिया ए बी सी। अब जो यहाँ पर ये टच कर रहा है इनको भी एक एक नाम दे देती हूँ। वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर नाम दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको डी दे दिया, इसको ई दे देती हूँ और इसको एफ दे देती हूँ। अब बात आती है यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर होगा, होगा ना इसका सेंटर, तो ये भी मेरी रेडियस हो गई, ठीक है, ये भी मेरी रेडियस हो गई, ठीक है ना। देखो पहले आप फिगर में समझो, स्टार्टिंग क्वेश्चन की तो हम बाद में करेंगे। देखो ये मेरी जो रेडियस है मैंने इसको आर मान लिया, इसको भी मैंने आर मान लिया, ठीक है। अब ये जो है ये 90 डिग्री होगा क्योंकि दो रेडियस के बीच में जो ये एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और आपको ये पहले से ही पता था कि जो आपका ये ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये भी 90 है ना। अब जब ये 90 और ये 90 है तो इसका मतलब ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है ना। तो जो आपका ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सा, ओ डी बी एफ, तो ये तो आपका स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर की तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर अपना सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करें तो आपके पास ओ डी बी एफ इज अ स्क्वायर,
है ना, ये आपके पास स्क्वायर, इसका मतलब जितने आपके पास ओडी है उतनी आपके पास ओएफ होगी, उतनी आपके पास एफ बी होगी और उतनी आपके पास बी डी होगी, और ये सब बराबर किसके होंगी, आर के, क्योंकि ये ओ डी आपके पास आर है और ओ एफ आपके पास आर है, तो फिर एफ बी भी तो आर ही होगी और बी डी ये भी आपके पास आर होगी, होगी नहीं होगी, तो ये चार चीजें निकल गई। ये लेकिन हमने निकाली क्यों, देखो मुझे ना आर की फॉर्म में ही प्रूव करना है, रेडियस को ही तो प्रूव करना है, तो मैंने पहले ये निकाल ली। अब बात आती है यहाँ पर, अब आप यहाँ पर आ जाओ, देखो ये जो सी पॉइंट है ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये सर्कल पे दो टेंजेंट्स बना रहे हैं, स्पर्श रेखा सी डी और सीई, है ना, तो इसका मतलब तो सी डी इज इक्वल टू सीई होगा, क्यों ऐसा इक्वल क्यों होगा भाई, ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी पॉइंट से, क्योंकि थ्योरम 10.2 हमको ये बोलती है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर के पॉइंट से वृत्त के ऊपर, सर्कल के ऊपर अगर हम दो रेखाएं बनाए स्पर्श रेखा, तो उनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है ना, तो इसका मतलब सी डी इज इक्वल टू सीई होगा, होगा नहीं होगा। अब देखो ये तो मुझे पता है कि जो मेरा ए सी है ये मेरे पास सी है, हाइपोटेन्यूज तो मुझे सी बोला था, लेकिन साइड ए बी ये भी तो होंगी, होंगी नहीं होंगी, तो मैंने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो ये पूरी बीसी, ये बीसी आपके पास कितनी है, बी है, बीसी, तो फिर सीडी कितनी आएगी आपके पास, उसको मैं कैसे निकालूं, तो बी माइनस आर, अगर मैं इतना पोर्शन हटा दूं तो मेरे पास सीडी तो बचेगा, तो इस पूरे बी सी में से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले इसको निकाल लेती हूँ, चलो मैं यहाँ पर, तो बीसी है क्या मेरे पास, बीडी प्लस सीडी है, बीसी मुझे बी पता है, ये मुझे आर पता है, ये सीडी है, तो यहां से मैंने सीडी निकाल ली, वो आ गई मेरी बी माइनस आर, तो जितनी सीडी है उतनी मेरे पास सीई है, तो आपको पता चला मैंने सीडी और सीई कहां से निकाला, ठीक है, चलिए ये तो मेरे को मिल गई दोनों चीजें। अब उसी तरीके से आप इस पे आ जाओ, देखो ए एफ और ए ई ये दोनों भी तो मेरी टेंजेंट्स हैं, स्पर्श रेखा है, कौन से पॉइंट से है, ये मेरी ए पॉइंट से है ना, तो इसका मतलब तो ए एफ जो है वो ए ई के बराबर होगी, और रीजन क्या लिखने वाली हूं मैं यहां पर, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है ना। अब देखो ए बी आपको यहां पर पूरा ए दे रखा है, और ए बी मेरे दो पार्ट्स में बट चुका है, एक तो ए एफ और एक एफ बी, तो ए बी मुझे ए दे रखा है क्वेश्चन में, ए एफ मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, एफ बी मुझे पता है आर है, तो मैंने यहां से ए एफ निकाल ली, तो वो कितनी आ गई, ए माइनस आर, तो जितनी मेरे पास यहाँ पर ए एफ है उतनी तो मेरे पास यहाँ पर ए ई होगी, दोनों आ गई मेरी ए माइनस आर, ठीक है, तो मैंने ये भी निकाल ली ए ई, ये आ गई मेरी ए माइनस आर और ये आ गई मेरी बी माइनस आर, ठीक है। अब जो ए सी है पूरी, अब इस पे आ जाओ, पूरी ए सी पे, ये मेरे को सी दे रखी है क्वेश्चन में, कह रहा था ना कि सी जो है वो मेरी हाइपोटेन्यूज होगी, तो ए सी तो मेरी फिर दो पार्ट से बन रही है ना, एक ए ई से बन रही है और एक ई सी से बन रही है ना, तो देखो अब अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि जो मेरी ए सी है वो दो पार्ट से बनी है, एक ए ई और एक ई सी, तो ए सी मेरे को कितनी दे रखी है, सी दे रखी है, और ए ई मैंने अभी निकाली है ए माइनस आर, और ई सी मैंने कितनी निकाली थी, बी माइनस आर, ठीक है ना, तो ये कितने आ गया, ठीक है, इस 2r को इधर ले आते हैं और इस c को उधर ले जाते हैं, बस r की वैल्यू निकल गई, a प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2, और आपको यही प्रूफ करना था, तो देखो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया आपका, हो गया ना प्रूफ। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा था कि ये कैसे प्रूव होगा, लेकिन अगर आप इसकी फिगर सही से बनाओगे, ठीक है, और आपको ये पता हो कि स्क्वायर का हर एक एंगल यहाँ 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब ये तो पूरा स्क्वायर है, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो हमने सबको आर मान लिया, बस फिर तो ये क्वेश्चन आसान था। थ्योरम 10.2 मैंने यहाँ पर लगाई कि टेंजेंट्स की जो मेरी लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, आप थ्योरम 10.2 यहाँ लिख के आओगे कि आपने ये थ्योरम यहाँ पर यूज की, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 3:2. मेजर द टू पार्ट्स. एक 7.6 सेंटीमीटर लंब रेखाखंड खींचे. इस रेखाखंड को 3:2 के आंतरिक अनुपात में विभाजित कीजिए. दो भागों को मापिए. तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पूरा जो है ये वर्कशीट का क्वेश्चन है आपका. वर्कशीट नंबर में मैं यहाँ लिख देती हूँ 71 का. ठीक है, मैं आपको यहाँ रफ फिगर में जरूर इसको बता देती हूँ आपको कैसे करना है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझिएगा. पेंसिल और कंपास से मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझा रखा है. ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 71 में मैंने आपको उससे समझाया हुआ है. मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो आप जिन बच्चों ने वो वर्कशीट कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, उनको पता होगा मैंने ये क्वेश्चन करवाया है. और जिन्होंने नहीं किया तो एक बार आप वहां से वर्कशीट कीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा. ठीक है, रफ फिगर मैं आपको जरूर बताती हूँ इसकी. आपको क्या करनी है, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ करनी है 7.6 सेंटीमीटर की. ठीक है, अब आपको इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करना है 3:2 में. आप क्या करो, एक एक्यूट एंगल यहां बना लो और एक एक्यूट एंगल यहां बना लो. ठीक है, यहां पर एक्यूट एंगल बनाने के बाद 3 आर्क लगानी है यहां पर और यहां पर 2 आर्क लगानी है. ऐसा इसलिए करना है क्योंकि 3:2 में करना है. उसके बाद जो ये 3 आर्क यहां पर और ये जो 3 का ये 2 का, इसको आपको ज्वाइन कर देना है. अब जो ये ए और बी पॉइंट था और यहां पर आएगा आपका सी पॉइंट. तो अब जो ये डिवाइड हुई लाइन मतलब ए सी रेशियो जो आपकी बी सी है ये आपकी 3:2 आई है. ठीक है, तो ये रफ फिगर मैंने इसलिए आपको यहाँ बना के दिखा दी ताकि आपको पता चल जाए फिगर बनानी कैसे. आप इसको अच्छे से समझिएगा. वर्कशीट 71 में मैंने आपको ये पूरा बिल्कुल प्रॉपरली कंपास से और पेंसिल से कॉपी पे बना के समझा रखा है. ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हम. क्वेश्चन 25 है, टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 का. फिर यहाँ पर देखिए इंटरनल चॉइस आपको दे रखी है, लेकिन कोई फायदा नहीं है इस इंटरनल चॉइस का क्योंकि और में भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है. इसका मतलब आप एक भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते हो, सारे चैप्टर्स आपको करके जाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इंटरनल चॉइस भी उसी चैप्टर की आ रही है. देखो कह रहा है यहाँ पर इफ cos a इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a और cot a. cos a 7/25 हो तो tan a और cot a का मान ज्ञात कीजिए. आपको cos a दे रखा है. ठीक है, इससे आपको tan a और cot a निकालना है. तो आप कैसे निकालने वाले हो, देखो ये मुझे दे रखा है. तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले ना हमेशा लिख लिया करो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ये बहुत काम आता है इसमें, है ना. तो साइन ही होता है कॉस ही होता है. इसका मतलब है मुझे b/h दे रखा है. तो अगर मैं अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करूं, यहाँ a दे देती हूँ, यहाँ b दे देती हूँ, यहाँ c दे देती हूँ. ठीक है, तो b मतलब ये 7k मानते हैं हम, रेशो में लेट करते हैं हमेशा. ये 25k दे रखा है. तो इसका मतलब मुझे bc निकालना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि मुझे tan a चाहिए और tan a में परपेंडिकुलर चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो चलिए पहले वही निकाल लेते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी, तो AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के. ये मेरे पास है 25k स्क्वायर और AB हो जाएगा 7k स्क्वायर. ये नहीं पता परपेंडिकुलर, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो. तो ये आ जाएगा 625k स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 49k स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा BC का स्क्वायर. तो BC का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 625k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर. ठीक है ना. तो अब जब आप इसको माइनस करोगे इसमें से, ठीक है, तो आपका कितना यहाँ पर आने वाला है 576k स्क्वायर आ जाएगा. तो BC स्क्वायर तो मैंने फिलहाल ऐसे ही रहने दिया. ये किसका स्क्वायर होता है अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा 24 का स्क्वायर होता है. तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, तो मेरा BC कितना आ गया 24k आ गया. बस अब तो मैं इसको निकाल ही लूंगी. tan a और cot a ही तो निकालना है, ये निकालना है ना. तो tan a मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, a यही तो है. परपेंडिकुलर मतलब BC, अब बेस मतलब AB, कॉट तो इसका उल्टा होता है तो AB अपॉन में BC. ठीक है ना. तो 24k अपॉन में 7k और 7k अपॉन में 24k. k से k तो कट हो गया, तो क्या बचा 24 अपॉन में 7 प्लस 7 अपॉन में 24. ठीक है, तो बेस सेम कर लेती हूँ. तो 24 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 7 एलसीएम लेके मैंने इनके बेस सेम कर लिए. ठीक है ना.
तो अब 24 को 24 से इंटू करूंगी तो मेरा यहाँ पर कितना आएगा, अभी मैंने ऊपर किया है 576, आप इसको दोबारा इंटू मत करने लगना, और ये आ जाएगा आपका 49, ठीक है, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 168, ठीक है ना। बस अब आप प्लस करो और आंसर लिख दो, इन दोनों को प्लस करेंगे 625 और नीचे आ जाएगा 168, ये आपका आंसर आ गया। तो tan a और cot a की वैल्यू आपकी ये निकल गई 625 अपॉन में 168, ठीक है। अब इसके साथ और में एक और क्वेश्चन दे रखा है, चलिए उसको देखते हैं। यहां पर कह रहा है if 5x is equal to sec theta and 5 upon x is equal to tan theta, then find the value of 5 ब्रैकेट में x square minus 1 upon x square, ठीक है। यदि 5x is equal to sec theta हो और 5 upon x is equal to tan theta हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको ना ये दोनों दे रखे हैं, तो पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, और वाला क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं। एक ये दे रखा है और एक दे रखा है 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। पता है मैंने क्या किया, यहाँ से ना x की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गया मेरा sec थीटा अपॉन में 5, ठीक है ना। और यहाँ से 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो वो मेरा आ जाएगा tan थीटा अपॉन में 5, ये 5 में नीचे ले आई तो यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। अब इनका ना मैंने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसके अंदर भी कर दी और इसके अंदर भी, SBS का मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरा sec स्क्वायर थीटा और यहाँ आ गया मेरा 25। उसी तरीके इसमें से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 25। ये दोनों मैंने साथ साथ चला रही हूँ मैं, बस अब कुछ नहीं करना, अब इसमें हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। तो मुझे चाहिए 5 x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुको मैं इसको इरेज करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैंने ये वाला क्यों लिखा और ये वाला क्यों नहीं लिखा, तो देखो ये ही है, ठीक है, यहाँ पर ये लगा हुआ है ऐसे, ये हटा दो, ठीक है। तो वैल्यू पुट करें, चलो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है sec स्क्वायर थीटा अपॉन में 25 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 25, ठीक है। देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था कि कैसे निकलेगा, हमने तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला किया ही नहीं कभी भी, पर ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है नहीं। जो आपको दे रखा है ना, आपको पता है ना कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमने पहले ही स्क्वायरिंग कर दी, दोनों जगह स्क्वायरिंग कर दी, ताकि मेरी वो जो वैल्यूज है ना मैं डायरेक्ट उन्हें पुट कर सकूं, ठीक है। अब बेस सेम है ना, तो आप इसको ये लिख सकते हो ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 25, ठीक है। अब इससे इसको काट दिया तो ये तो 5 आ गया और यहाँ पर ऊपर 1 आ गया। अब ये ऊपर 1 कैसे आया, ये आपका आंसर आ गया, बता देती हूँ 1 कैसे आया, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये मेरी आइडेंटिटी होती है, वो 1 होता है। तो आइडेंटिटीज इसके लिए आपको याद होनी चाहिए, है ना। आइडेंटिटी वैसे मेरे पास ये होती है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होती है। तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ही तो आ गया, तो ये आइडेंटिटी तो है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया और इस 5 से 25 को काटा तो नीचे 5 बचा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 25। तो इंटरनल क्वेश्चन जो आपको चॉइस मिल रही है वो भी आपको सेम चैप्टर की ही मिल रही है, तो चैप्टर्स आपको सारे करने हैं, एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना। तो करने आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। अब एपी का क्वेश्चन आ गया है चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, तो देख के ही पता चल रहा है आपको एन फाइंड करना है ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक बार रीड कर देते हैं, एपी में कितने पदों का योग 78 है, पदों मतलब एन आपको निकालना है। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए मुझको यहाँ पर दे रखा है 24 है, डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 ना, तो इसका मतलब a2 तो ये है 21, तो 21 माइनस 24, तो ये भी -3 दे रखा है। एस एन मुझे दे रखा है 78 और एन मुझको फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करूंगी, एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, यही होता है। एस एन दे रखा है 78, n/2 n तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे रख देते हैं। फिर a पता है 24 है,
n नहीं पता, कोई नहीं, छोड़ देते हैं। d मुझे पता है मेरा -3 है। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड का है, मैं इसको इधर ले आई, ये मल्टीप्लाई का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर n बचा, अंदर आ गया 48। अब -3 से इस n को इंटू किया तो -3n। अब -3 से -1 को इंटू किया तो +3। ठीक है ना, तो इसको इससे इंटू किया तो 2 8 जा 16, 14 1 15, 156 आ गया। तो यहाँ पर आ गया 51 -3n। तो चलिए n से अंदर इंटू कर देते हैं आप, तो 51n माइनस का 3n स्क्वायर। तो देख के पता चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो पहले इसे ठीक से लिख लेते हैं। तो 3n इधर ले आई, प्लस का हो गया, 51n इधर ले आई, माइनस का हो गया, 156 तो पहले से ही इधर का था। 3 कॉमन ले लूं, कॉमन आ रहा है ताकि छोटी हो जाए यहाँ पर। तो अगर मैं इसको करूंगी तो 1 जा 17 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा 52। ठीक है, ये 3 देखो मल्टीप्लाई का है, ये उधर जाके तो डिवाइड का हो जाएगा, तो क्या बचा, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस का 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो एक बार ये पहले लिख लेती हूँ, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। ठीक है ना, अब देखो इतना तो पता है मुझे, यहाँ पर n की 2 वैल्यू आने वाली है क्योंकि n स्क्वायर है। तो मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, ये वाली। ठीक है, तो प्लस माइनस करके आना चाहिए आपका माइनस का 17n और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 52। ठीक है ना, तो सोचो ऐसे कौन से 2 फैक्टर बन जाएंगे कि अगर मैं ये करूं तो 13 और 4 ले ले। 13 4 जा अगर मैं करूं तो 3 4 जा 12 और एक 5 52 आ भी रहा है ना। चलिए फिर 13 और 4 ही ले लेते हैं। तो माइनस का 13n और माइनस का 4n, प्लस करने के बाद माइनस का 17n भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने के बाद 52n स्क्वायर भी आ रहा है। अब इन दोनों का एक जोड़ा बनाया, इन दोनों का एक जोड़ा बनाया। यहाँ से तो मैंने n कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, अंदर माइनस बचेगा। क्यों भाई, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो ये अंदर का साइन चेंज कर देगा, ये वाला माइनस। ठीक है, तो n माइनस 13 और n माइनस 4। तो यहाँ से n की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 13 आ गई और एक n इज इक्वल टू 4 आ गई। तो आपसे कह रहा था हाउ मेनी टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आ गई, वो आपके पास आ गई 4 और 13, दोनों ही आ गई है। तो दोनों ही इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। इसी के साथ हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस तो यहाँ पर खत्म होते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से। ठीक है, तो आज आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।